नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और आप सुन रहे हैं वर्मा स्टोरीज। आज की कहानी एक ऐसी दास्तान है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हम हमेशा सोचते हैं कि शादियां बराबरी वालों में होती हैं। बैंक बैलेंस, गाड़ियां, खानदान का नाम, यही सब देखकर तो रिश्ते तय किए जाते हैं ना। लेकिन क्या होता है जब शहर के सबसे अमीर घराने की इकलौती बेटी अपनी शादी वाले दिन सोने चांदी से लदे मंडप में एक ऐसे इंसान का हाथ पकड़ ढाकर ले आए जिसके शरीर पर कपड़दहों के नाम पर सिर्फ चिथद्धेय हों। एक ऐसा इंसान जो कल तक उसी महल के बाहर सड्ढेक पर बैठकर भीख मांगता था। अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ चलिए उस भव्य और आलीशान महल में जहां आज दौलत के घमंड की चिता जलने वाली थी और एक भिखारी के स्वाभिमान का राज्याभिषेक होने वाला था। शहर के सबसे मशहूर और रसूखदार उद्योगपति अविनाश मल्होत्रा की इकलौती बेटी नैना की शादी थी। पूरा मल्होत्रा भवन किसी सपनों के महल जैसा सजा हुआ था। देश के कोने कोने से विदेशी फूलों की सजावट की गई थी। मेहमानों की लिस्ट में शहर के सारे बड़े नेता, मंत्री और अरबपति व्यापारी शामिल थे। नैना के लिए जो जोधा मंगवाया गया था उसमें असली हीरे जड्ढे हुए थे। आखिर अविनाश मल्होत्रा की 500 करोड़ दंड की संपत्ति की इकलौती वारिस जो थी वो। मंडप में दूल्हा बैठा था, राजीव। राजीव विदेश से एपेरेज कर लौटा था। देखने में किसी फिल्मी हीरो जैसा लगता था और उसका अपना एक बहुत बड़ा व्यापार था। समाज की नजरों में राजीव और नैना की जोधी आसमान में बनी जोधी थी। अविनाश जी का सीना गर्व से चौधा था कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन लड्ढाका चुना है। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और आवाज लगाई, कन्या को मंडप में लाया जाए। शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। सबकी नजरें सीढ़ियों की तरफ टिक गईं। नैना लाल जोधे में सजी धजी सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे वह करीब आई, मेहमानों के चेहरों पर से मुस्कान गायब होने लगी। औरतों की आंखें फटी की फटी रह गईं और पूरे हॉल में एक भयानक सन्नाटा छा गया। नैना अकेली नहीं आ रही थी और ना ही उसके साथ उसकी सहेलियां थीं। नैना ने अपने गोरे मेहंदी लगे हाथों से एक ऐसे आदमी का हाथ बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था जिसे देखकर किसी को भी घिन आ जाए। वह आदमी नंगे पैर था। उसके शरीर पर जगह जगह से फटे हुए मैले कपड़े थे। उसके बाल उलझे हुए थे और उसके चेहरे, दाढ़ी और हाथों पर सूखी हुई मिट्टी और जमे हुए खून के निशान थे। यह कोई और नहीं बल्कि माधव था, वही माधव जो पिछले 2 सालों से मल्होत्रा भवन के बाहर वाली लाल बत्ती पर बैठकर भीख मांगता था। अविनाश जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके हाथ से आरती की थाली छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। राजीव गुस्से से अपनी जगह से खद्दा हो गया। अविनाश जी लगभग कांपते हुए आगे बढ़े और उन्होंने चीखते हुए कहा, नैना, ये क्या मजाक है? तू पागल हो गई है क्या? इस सड्ढिक के भिखारी को तू घर के अंदर कैसे ले आई? और इसका हाथ, इसका गंदा हाथ तूने क्यों पकड़ा हुआ है? छोड़ इसे अभी। नैना ने माधव का हाथ नहीं छोड़ा। वह माधव के आगे एक ढाल बनकर खड़ी हो गई। माधव डरा हुआ था। उसकी आंखें जमीन पर गड्डी थीं। वह बार बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नैना की पगडाइच बहुत मजबूत थी। नैना ने बहुत ही शांत लेकिन कड़ैचिक आवाज में कहा, यह मजाक नहीं है पापा, और मैं पागल नहीं हुई हूं। पागल तो हम सब थे जो पिछले 6 महीने से एक बहुत बड़े धोखे को सच मानकर बैठे थे। मैं इस भिखारी को घर के अंदर इसलिए लाई हूं क्योंकि आज इसी मंडप में मैं राजीव से नहीं बल्कि माधव से शादी करूंगी। नैना के इतना कहते ही जैसे पूरे हॉल में बम फट गया। मेहमानों में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कहने लगा कि अमीर बाप की बेटी का दिमाग खराब हो गया है, तो कोई कहने लगा कि इस भिखारी ने लड़ी डीएचकी पर कोई काला जादू कर दिया है। राजीव का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह मंडप से नीचे उतरा और नैना की तरफ उंगली उठाते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है नैना? तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। इस 2 कौड़ी के भिखारी जिसके पास कल का खाना खाने के पैसे नहीं हैं, तुम उससे शादी करोगी? क्या कमी है मुझ में? मैं एक वेल एजुकेटेड, खानदानी और अमीर लड़का हूं। नैना के होठों पर एक बहुत ही व्यंग्यात्मक और ठंडी मुस्कान आ गई। उसने राजीव की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, कमी? तुम में किसी चीज की कमी नहीं है राजीव। तुम में पैसों की कमी नहीं है, तुम में नीचता की कमी नहीं है, और तुम में किसी की जान लेने के लालच की भी कोई कमी नहीं है। तुम इंसान नहीं, एक राक्षस हो। अविनाश जी ने नैना को कंधे से पकड़ा और झकझोरते हुए कहा,
ये तू क्या बकवास कर रही है बेटी? राजीव हमारा दामाद है। तू उसे राक्षस क्यों कह रही है? और इस भिखारी से तेरा क्या रिश्ता है? नैना की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक गहरी सांस ली और हॉल में बैठे सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा, पापा, आप सबको लगता है ना कि 3 दिन पहले जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था वो सिर्फ एक हादसा था? नहीं पापा, वो कोई हादसा नहीं था। वो मुझे जान से मारने की एक सोची समझी साजिश थी। और वो साजिश किसी और ने नहीं, इसी सूट बूट वाले आपके होने वाले दामाद राजीव ने रची थी। पूरे हॉल में एक गहरी खामोशी छा गई। राजीव के माथे पर पसीना चमकने लगा। उसने घबराते हुए कहा, अंकल, ये लड्ड की सदमे में है। एक्सीडेंट की वजह से इसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। ये कुछ भी अनाप शनाप बक रही है। नैना ने जोर से कहा, चुप रहो राजीव, आज सच सिर्फ मैं बोलूंगी। पापा, 3 रात पहले जब मैं अपनी शादी का जोधा लेकर लौट रही थी तो मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल नहीं हुआ था, बल्कि राजीव के भेजे हुए गुंडों ने मेरी गाड़ी को सुनसान रास्ते पर रोक लिया था। वो मुझे किडनैप नहीं करना चाहते थे, वो मुझे मारना चाहते थे, क्योंकि राजीव ने चुपके से मेरी 500 करोड़ डीएच की संपत्ति के नकली कागजात बनवा लिए थे। मेरे मरने के बाद ये सब कुछ इसका हो जाता। अविनाश जी फटी आंखों से अपनी बेटी को सुन रहे थे। नैना ने माधव की तरफ मुद्द कर उसे प्यार से देखा और कहा, उस काली और खौफनाक रात में जब मेरे अपने ड्राइवर ने मुझे धोखा दे दिया था, जब राजीव के गुंडे मुझ पर चाकू लेकर टूट पड़ रहे थे, तब इस शहर का कोई अमीर, कोई पुलिस वाला मेरी जान बचाने नहीं आया था। मेरी चीख सुनकर मंदिर के बाहर से ये माधव दौड़ता हुआ आया था। इसके पास कोई हथियार नहीं था, इसके शरीर में ताकत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी इसने अपनी परवाह किए बिना उन 4 गुंडों से मेरी खातिर मौत की लड्ढाई लड्ढी। नैना ने अचानक माधव के मैले कुर्ते का बायां हिस्सा फाड़ दिया। माधव के सीने और कंधे पर ताजा पट्टियां बंधी थीं, जिनमें से अभी भी खून रिस रहा था। ये देखिए पापा, नैना की आवाज रोते हुए भारी हो गई। इसने मेरे लिए अपने सीने पर चाकू खाया है। गुंडों ने इसे अधमरा कर दिया था, लेकिन इसने तब तक मेरा हाथ नहीं छोड़ा जब तक वहां कुछ और गादियां नहीं आ गईं और वो गुंडे भाग नहीं गए। ये सड्ढक का भिखारी, जिसे आप लोग रोज अपने जूतों की ठोकर मारते हैं, इसने अपना खून बहाकर आपकी बेटी को जिंदा रखा है। अविनाश जी का सिर शर्म और कृतज्ञता से झुक गया, लेकिन राजीव अभी भी अपनी डिठाई पर कायम था। उसने तालियां बजाते हुए कहा, वाह, क्या फिल्मी कहानी है। मान लिया कि इस भिखारी ने तुम्हारी जान बचाई। अंकल, इसे 2-4 लाख रुपए देकर विदा कीजिए। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम एक गंदे और अनपढ़ भिखारी से शादी कर लोगी? और मुझ पर इल्जाम लगाने का तुम्हारे पास क्या सबूत है? नैना की आंखों में एक खौतरनाक चमक आ गई। सबूत? सबूत तो मेरे पास इतना बड्डा है राजीव, कि तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड्डी ढाते हुए गुजरेगी। और तुम इसे अनपढ़ कह रहे हो ना? पापा, आप जानते हैं ये माधव कौन है? नैना ने माधव का चेहरा ऊपर उठाया और उसके चेहरे से उलझे हुए बालों को पीछे किया। पापा, ये कोई पैदाइशी भिखारी नहीं है, ये माधव है, माधव सान्याल, शहर का सबसे होनहार और गोल्ड मेडलिस्ट आर्किटेक्ट। आज से 3 साल पहले इसका अपना एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम था। अविनाश जी को जैसे कोई पुरानी बात याद आई। सान्याल, वही माधव सान्याल जिस पर एक सरकारी पुल गिराने का इल्जाम लगा था। नैना ने सिर हिलाया। हाँ पापा, लेकिन वो पुल माधव की गलती से नहीं गिरा था। वो पुल राजीव के घटिया सीमेंट और भ्रष्ट काम की वजह से गिरा था। लेकिन राजीव ने अपने पैसों और रसूख का इस्तेमाल करके सारे नकली सबूत माधव के खिलाफ खड़ी डी 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 कर दिए। माधव की कंपनी छीन ली गई, उसका सारा पैसा जब्त हो गया और बदनामी के डर से इसके माता पिता ने आत्महत्या कर ली। इस इंसान की दुनिया उजड़ गई पापा। ये रातों रात करोड़पति से एक भिखारी बन गया। सद्धकों पर धक्के खाते खाते ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। राजीव पसीना पसीना हो चुका था। वह पीछे की तरफ भागने लगा, लेकिन तभी हॉल के मुख्य दरवाजे से पुलिस की एक पूरी टीम अंदर दाखिल हुई। इंस्पेक्टर ने आते ही राजीव का कॉलर पकड़ डीडीएच लिया। इंस्पेक्टर ने अविनाश जी से कहा, सर, आपकी बेटी बिल्कुल सच कह रही है। जिन गुंडों ने नैना जी पर हमला किया था, हमने उन्हें पकड़ डीडीएच लिया है और उन्होंने राजीव का नाम उगल दिया है। साथ ही हमने माधव सान्याल के पुराने केस की फाइल भी दोबारा खोली है। राजीव के सारे काले कारनामे सामने आ चुके हैं। राजीव को हथकंधियां पहना दी गईं। वह चीखता रहा, गालियां देता रहा,
लेकिन पुलिस उसे घसीटते हुए मंडप से बाहर ले गई। हॉल में अब एक अलग ही तरह की खामोशी थी। जो लोग माधव को घिन की नजरों से देख रहे थे, अब उनकी आंखों में उसके लिए सम्मान और अफसोस था। एक साजिश ने कैसे एक हीरे को मिट्टी में मिला दिया था, यह देखकर सबकी आंखें नम थीं। अविनाश जी फूट फूट कर रोने लगे। वह आगे बढ़े और उन्होंने माधव के मैले और खून से सने पैरों को अपने हाथों से छू लिया। माधव घबरा कर पीछे हटा। मुझे माफ कर दे बेटा, अविनाश जी रोते हुए बोले। मैं दौलत के नशे में इतना अंधा हो गया था कि मुझे एक राक्षस और एक देवता के बीच का फर्क ही नहीं दिखा। तूने मेरी बेटी की ही नहीं, मेरी भी इज्जत बचा ली। नैना ने अपने पिता को उठाया और फिर माधव की तरफ मुद्दी। माधव अभी भी डरा हुआ सा लग रहा था। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। नैना ने माधव के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और बहुत ही प्यार से कहा, माधव, तुमने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन फिर भी तुमने अपनी इंसानियत नहीं खोई। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। मैं तुम्हारी वो पुरानी दुनिया, तुम्हारे माता पिता तो तुम्हें वापस नहीं लौटा सकती, लेकिन क्या तुम इस नई दुनिया में मेरा साथ दोगे? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? माधव की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं तो एक भिखारी हूं नैना जी। मेरे पास तो आपको पहनाने के लिए एक अंगूठी तक नहीं है। मैं इस आलीशान महल के लायक नहीं हूं। नैना मुस्कुराई और उसने माधव के गंदे हाथों को अपने माथे से लगा लिया। अंगूठी और महल से घर नहीं बसते माधव, घर बसते हैं चरित्र और भरोसे से, और इस पूरी दुनिया में तुमसे ज्यादा अमीर चरित्र किसी का नहीं है। तुम्हारे पास जो वफादारी और स्वाभिमान है, उसे कोई दौलत नहीं खरीद सकती। आज ये नैना सिर्फ तुम्हारी है। अविनाश जी ने आगे बढ़कर माधव के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, ये मेरी बेटी की जिद नहीं, ये मेरी बेटी का फैसला है, और मुझे अपनी बेटी के फैसले पर आज सबसे ज्यादा गर्व है। तुम भिखारी नहीं हो बेटा, तुम आज से इस मल्होत्रा परिवार के बेटे हो। पंडित जी, जो अब तक बुत बनकर खड़े थे, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुहूर्त अब भी बीता नहीं है यजमान। कन्या और वर को मंडप में बिठाइए। माधव को अंदर ले जाया गया। उसे नहलाया गया। उसके जख्मों पर नई पट्टियां की गईं और उसे एक शानदार शेरवानी पहनाई गई। जब माधव शेरवानी पहनकर मंडप में लौटा, तो वो किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसका वो खोया हुआ आत्मविश्वास धीरे धीरे उसकी आंखों में वापस लौट रहा था। नैना और माधव ने अग्नि के साथ फेरे लिए। जब माधव ने नैना की मांग में सिंदूर भरा, तो हॉल में बैठे हर इंसान की आंखों में आंसू थे। तालियों की गड्ड-गड्डाहट से पूरा महल गूंज उठा। आज दौलत हार गई थी और एक सच्चे इंसान का चरित्र जीत गया था। दोस्तों, हम अक्सर लोगों की पहचान उनके कपड़ों, उनके बैंक बैलेंस और उनकी गाड़ियों से करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि कभी-कभी फटे हुए कपड़ों के पीछे एक ऐसा सोने जैसा दिल धड़कता है जिसकी कीमत दुनिया की कोई करेंसी नहीं चुका सकती। इंसान की असली दौलत उसकी नीयत होती है, उसका चरित्र होता है। नैना ने उस चरित्र को पहचाना और समाज की खोखली सोच के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा मारा। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। उम्मीद करता हूं कि इस कहानी ने आपको यह सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा कि असली अमीरी कहां बसती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। मिलते हैं वर्मा स्टोरीज की अगली कहानी में। तब तक के लिए लोगों को उनके लिबास से नहीं, उनके दिल से परखना सीखिए। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।